guys, good morning everyone. Radhe Radhe, Jai Shri Krishna to all. This side Ruby Tyagi. I warmly welcome everyone to the Sadhana Visa Academy platform. I'm good and I hope you are also doing very well. Let's begin today's current affairs. आज के करंट अफेयर में हमारे डिफरेंट सेक्शन होंगे. जैसे कुछ न्यूज हमारी द हिंदू की होगी जिसे हमने डिटेल में डिस्कस किया होगा, कुछ न्यूज हमारी वन लाइनर होगी और कुछ न्यूज हमारी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगी, जिससे कि हमारे यूपीएससी हो, पीसीएस हो या फिर कोई भी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल टीचिंग का एग्जाम हो, सभी एग्जाम की जितने भी करंट अफेयर उसे हम कवर करते हुए चलें. तो देखते हैं, इसी के साथ साथ पॉलिटी का कुछ पोर्शन होगा जिसे कि हम बीच में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप न्यूज को कुछ पढ़ते हुए थोड़ा अगर बोरिंग फील करें तो हम फिर अलग सेक्शन लेके आएंगे. तो इसीलिए पॉलिटी का अब की बार मैंने बीच में ऐड किया हुआ है, जिसमें हम प्राइम मिनिस्टर को डिस्कस करेंगे और लास्ट में देखेंगे अपना मणिपुर स्टेट, जो कि आज हमारा मणिपुर स्टेट होगा. तो देखते हुए चलते हैं. इसी के साथ साथ मैंने एक दो न्यूज साइंस की भी इसमें ऐड की हुई है, तो आप मुझे बताना कि इंटरेस्टिंग है कि नहीं. अगर है तो मैं ऐड करते हुए चलूंगी, नहीं तो हम इसे स्किप कर देंगे. इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन होगा आपके लिए जिसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे. अगर ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें. और इसी के साथ साथ हो सकता है ये क्लास थोड़ी लॉन्ग हो जाए, थोड़ा लंबी हो जाए, लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल होगी. इसीलिए देखते हैं, पेशेंस के साथ क्लास को देखते हुए चलें. हमारी फर्स्ट न्यूज है, द हिंदू के फर्स्ट पेज पर दी गई थी कि निसार सैटेलाइट लॉन्च की गई है. इसरो और नासा ने मिलकर निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया है कल 30 जुलाई 2025 को 5:40 पर लॉन्च की गई. कब? 5:40 पर यह सैटेलाइट लॉन्च की गई है. भारत और अमेरिका की पहली ऐसी सैटेलाइट है जो इन दोनों ने मिलकर लॉन्च की है पृथ्वी के अवलोकन के लिए. तो देखते हैं इसके बारे में. जो निसार है ये नासा और इसरो की मिसाइल है. इसकी फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रेडार. नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रेडार इसकी फुल फॉर्म है. देख रहे होंगे ये है हमारी निसार सैटेलाइट जिसे लॉन्च किया गया है. किस पर? इसका जो रोवर जिस पे से लॉन्च किया गया, किस उससे लॉन्च किया गया, इसे GSLV F-16 से इसे लॉन्च किया गया है. यह है संयुक्त मिशन. किस किस का है? यह भारत और अमेरिका का पहला संयुक्त रेडार आधारित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है. लॉन्च तिथि क्या थी? 30 जुलाई 2025 दोपहर 5:40 पर. इसके बाद जो IST टाइम था वो कितना था? 8:10 सुबह के AM. श्री हरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया. श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे GSLV F-16 द्वारा सफल प्रशिक्षण किया गया. कुल मिशन लागत लगभग इसकी थी $1.3 से लेकर $1.5 बिलियन. भारत का हिस्सा कितना था? तो वो था $91 मिलियन और यूएसए का हिस्सा था $1.2 बिलियन. तो ये सैटेलाइट लॉन्च की गई. इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या इसकी चीजें हैं. तो तकनीकी विशेषताएं देखते हैं. इसमें रोवर सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट है. 747 किलोमीटर ऊंचाई पर 747 किलोमीटर ऊंचाई पर 98.4 से लेकर 98.5 डिग्री झुकाव के साथ इसे स्थापित किया गया है. क्या क्या गया? इसे स्थापित किया गया है. उपकरण क्या क्या है इसमें? L बैंड है जो कि 24 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य दिया गया है, जिसे नासा निर्मित है. जो कि नासा निर्मित है कौन सा? L बैंड. और इसमें एक S बैंड भी है जो कि 9 से लेकर 10 सेंटीमीटर इसरो द्वारा निर्मित किया गया है. जो L बैंड है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया है? नासा के द्वारा. जो S बैंड है वो भारत के द्वारा, इसरो द्वारा विकसित किया गया है. यह उपकरण 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी सार का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला रेडार उपग्रह है. दुनिया का ये पहला रेडार उपग्रह है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट बनता है. इसके बाद है इसका जो प्रसारण एंटीना है, नासा द्वारा निर्मित 12 मीटर व्यास वाला, कितना? 12 मीटर व्यास वाली गोल्ड प्लेटेड मैस रिफ्लेक्टर एंटीना. गोल्ड प्लेटेड मैस रिफ्लेक्टेड एंटीना 10 से 17 दिन के भीतर पूर्ण रूप से विस्तृत होगी. 10 से 17 दिन के अंदर क्या होगी? पूर्ण रूप से विस्तृत होगी. इससे थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं. तो इसके जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं, तो देखते हैं. इसके उद्देश्य: निसार निम्नलिखित प्राकृतिक और मानव जीवित प्रक्रियाओं की निगरानी करेगा. ग्लेशियर पिघलना, बर्फ की गतियां या फिर भूकंपीय गतिविधियां, भूस्तर में बदलाव जैसे भूस्खलन, ज्वालामुखी, वन जीवित, कृषि व गीली भूमि, इन सब का क्या करेगा? देखरेख करेगा. मतलब कि इस पर निगरानी रखेगा. वन जीवित, बायोमास, कृषि और गीली भूमियां, भूमिगत जल समस्याएं, स्थलीय व
क्रियोस्फीयर परिवर्तनों का अध्ययन करेगा, बुनियादी संरचनाओं की निगरानी जैसे शहर, पुल आदि में सतही दबाव बदलाव, इसमें चाहे धुंध हो या फिर रात हो, रडार इसमें सामान्यतः देख सकता है। मतलब इसमें यह भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर मौसम खराब हो गया या फिर रात हुई तो ये रडार काम करना बंद कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मौसम खराब हो, चाहे सही हो, रात हो, दिन हो, ये रडार कंप्लीटली वर्क करता रहेगा। वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रिकवरी दर क्या है इसकी? पृथ्वी की सतह को लगभग 12 दिन में 2 बार स्कैन करेगा, मीन्स ये 6 दिन में एक बार पृथ्वी को स्कैन करता रहेगा। तो इसका व्यास कितना होगा? एक दिन में कितना? एक दिन में ये क्या करेगा, 6 दिन में एक बार इसे क्या करेगा? कवर करेगा। लगभग हर 6 दिन पर एक व्यास होगा इसका, 6 दिन पर एक बार ये पूरा क्या करेगा? इसका स्कैन करेगा। संवेदनशीलता क्या होगी इसकी? कि जो सेंटीमीटर लेवल है कि सटीकता है लगभग 1 सेंटीमीटर तक सतह बदलने को डिटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इसके जो महत्व है, ये साझा मिशन वैश्विक सहयोग और पृथ्वी विज्ञान में नवाचार की मिसाल है। इसके बाद है मौसमी आपदाओं की पूर्व चेतावनी, जलवायु परिवर्तन की निगरानी और सतह विकास के लिए बहुमूल्य डेटा उपलब्ध करेगा। इसरो और नासा दोनों के लिए तकनीकी संगठनात्मक उपलब्धि है जो भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं की नींव रखता है। तो ये था निसार के बारे में। इसरो और नासा द्वारा ये एक सैटेलाइट है जिसे अभी क्या किया गया? लॉन्च किया गया है। इससे एग्जाम बनने के मैक्सिमम चांसेस है, जैसे कि नासा ने किसके साथ मिलकर किया या फिर इसरो ने किसके साथ मिलकर इस सैटेलाइट को लॉन्च किया, इसका कितनी व्यास होगा, कितने दिन में ये कवर करेगा, कि कितने दिन में ये स्कैन कर सकता है पृथ्वी को। तो इसमें से 5-6 क्वेश्चंस आपके निकल सकते हैं, इसीलिए मैंने इसे डिटेल में बताया कि डिटेल में एक स्टोरी की तरह अगर हम पढ़ते हुए चलते हैं तो हमें अच्छे से याद होता है। वन लाइनर हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो तो जल्दी हमारे माइंड से स्किप हो जाता है, इसीलिए इसे देखेंगे और काफी इंपॉर्टेंट भी है। आने वाले टाइम में इससे जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी। फिर है ट्रंप ने फिर से लगाया है क्या? 25% का लगा दिया है ट्रंप ने फिर से पेनल्टी। क्या क्या है? ट्रंप्स 25% टैरिफ एंड पेनल्टी सेट टू हिट इंडिया। इसके बारे में क्या क्या है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी क्या चल रहा था, यूएनए ने और ईयू ने कुछ प्रतिबंध लगाए थे भारत पर, जैसे कि जो रूस से हम ऑयल खरीद रहे थे उसे हम आगे नहीं बेच सकते हैं, मतलब कि जो ईयू है वो हमसे नहीं खरीदेगा, ऐसा कुछ बैन लगा था। अब इसी को देखते हुए ट्रंप ने फिर से 25% की पेनल्टी लगा दी है जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, 1 अगस्त से लागू होगी। देखते हैं इसके बारे में क्या है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिका ने भारत पर किस प्रकार के शुल्क का ऐलान किया जिसमें 25% टैरिफ और रूस से व्यापार के लिए पेनल्टी शामिल है? तो वो क्या है? 25% टैरिफ प्लस रूस से तेल और हथियार खरीद के हिसाब से पेनल्टी। अमेरिका को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इस चीज से कि भारत रूस से कैसे तेल खरीद रहा है, कैसे वहां से हथियार खरीद रहा है। तो इन्हीं सब के चलते हुए या फिर रूस कैसे तरक्की कर रहा है, क्योंकि रूस ट्रंप की कुछ भी बातें मान नहीं रहा है, वो कितना भी प्रयास कर रहे हैं वो उस चीज को ट्रंप को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। इसी के चलते हुए, इसी से नाराज होते हुए उसने क्या किया है, ट्रंप ने स्टार्ट किया है कि जो उसके साइड बाय साइड देश हैं जो उससे हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि उससे कुछ ऑयल खरीद रहे हैं या फिर हथियार खरीद रहे हैं, तो उन पे बैन लगाना शुरू कर दिया है। तो ऐसे ही भारत भी इसका शिकार हुआ है, उसने बैन लगाया है। तो आइए देखते हैं। अमेरिका ने भारत पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा की है। प्रभावी तिथि होगी 1 अगस्त 2025 से। भारत की ओर से अमेरिका उत्पादों पर उच्च सीमा शुल्क और सख्त व्यापार बाधाओं पर आपत्ति जताई गई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है, मतलब ये बंदा ये भी दिखा रहा है कि हमारी तो भारत से काफी अच्छी फ्रेंडशिप है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं इस पर पेनल्टी लगा रहा हूं। देखिए क्या लिखा है उन्होंने। इंडिया इज आवर फ्रेंड्स बट देयर टैरिफ्स ऑन यूएसए प्रोडक्ट्स आर फार टू हाई। सो इसी ने क्या किया कि 25% की पेनल्टी लगा दी। साथ ही एक अतिरिक्त पेनल्टी दंड शुल्क लागू की जाएगी। उद्देश्य क्या है इसका? तो ट्रंप ने जो उद्देश्य बताया कि मेरा उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तो सिर्फ यूक्रेन को जो उस पे युद्ध हो रहे हैं उसे बचाना है, उस पर जो
अत्याचार हो रहा है उसे बचाना है। तो देखिए क्या कहा है कि भारत के रूस से ऊर्जा और रक्षा उपकरण खरीदने के संबंध में यह दंड लगाया गया है। यह कदम यूक्रेन के संकट को देखते हुए संपूर्ण पश्चिमी नीति के तहत लगाया गया है। तो उन्होंने जो अपनी एक्सप्लेनेशन दी है इस तरह से दी है। जैसे कि आप जानते हैं कि कल संसद में भी काफी बवाल रहा। इसमें मोदी जी ने कहा कि जो ट्रम्प बार बार आकर बोल रहे थे, कम से कम 26 बार उन्होंने बोला कि मैंने ही सीज फायर के लिए भारत को बोला था, तो उस पर मोदी जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। और कल मोदी जी ने साफ साफ कहा है कि हमने किसी के कहने पर सीज फायर को नहीं रोका है, वो सीज फायर हमने अपनी मर्जी से की है, किसी और कंट्री के कहने पर नहीं की है। तो हो सकता है इसके चलते हुए भी इन्हें प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज हमारी। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, रेसलर हरदीप विंस वर्ल्ड अंडर 17 गोल्ड। जो रेसलर हरदीप हैं उन्होंने क्या अंडर 17 में गोल्ड मेडल जीता है। तो इससे रिलेटेड न्यूज को देखते हुए चलते हैं कि इन्होंने क्या हुआ है कि भारत के हरदीप ने हाल ही में कौन से अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप में 110 किलोग्राम में, किस कैटेगरी में, 110 किलोग्राम ग्रीको रोमन कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। और यह उपलब्धि क्यों ऐतिहासिक मानी जा रही है, तो ये आप याद करते चलेंगे, इस तरह से यहाँ का क्वेश्चन बनेगा। तो ये क्या है, ये जो है इसका आंसर होगा बी। उन्होंने ग्रीको रोमन 110 केजी में स्वर्ण पदक जीता है। यह भारत का पहला ग्रीको रोमन विश्व स्वर्ण पदक है, इसीलिए भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला है। तो इसकी कुछ एक्सप्लेन देख लेते हैं, इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या इसकी चीजें हैं। इन्होंने ग्रीको रोमन 110 केजी में स्वर्ण पदक जीता है, यह भारत का पहला ग्रीको रोमन विश्व स्वर्ण पदक है। प्रतियोगिता जो है 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप एथेंस ग्रीस में आयोजित की गई थी। ये जो आयोजित की गई, ये की गई थी कहां पर, ग्रीस के एथेंस में। 110 किलोग्राम ग्रीको रोमन शैली में था, किस कैटेगरी में था, ये 110 किलोग्राम की कैटेगरी में था। और यह इतिहास रचा जाएगा, यह भारत के लिए पहला ग्रीको रोमन शैली में अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण पदक है, तो इसीलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, नेक्स्ट न्यूज थी हमारी कि जो लियोन मर्चेंट है, इन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा है। लियोन मर्चेंट स्मैशेस 200 मीटर मेडले वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। तो इन्होंने कितना, इनकी देखते हैं इस पर क्या क्वेश्चन बनेगा हमारा कि जो लियो मर्चेंट ने हाल ही में कौन से इवेंट में विश्व रिकॉर्ड 1 घंटा 52 मिनट 69 सेकंड बनाया, जिससे कि 2011 में रियोन लोचटे द्वारा स्थापित 1 घंटा 54 मिनट का रिकॉर्ड टूटा है। पहले जो हम रिकॉर्ड था वो किसने बनाया था, वो बनाया हुआ था रियोन ने। किसने, रेयोन ने बनाया हुआ था। कितना था, 1 घंटा 52 सेकंड, 1 घंटा 54 सेकंड। लेकिन इसे तोड़कर इन्होंने कितना कर दिया है, 1 घंटा 52 मिनट 69 सेकंड कर दिया है लियोन मर्चेंट ने इसे रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो ये कौन सा है, यह है 200 मीटर का, 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले में इन्होंने ये ख्याति हासिल की है। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। जो लियोन मर्चेंट है ये कहाँ से, ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, फ्रांस से बिलोंग करते हैं। वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 सिंगापुर, और ये कब किया गया, 30 जुलाई 2025 में खेला गया था। सेमीफाइनल था। पुरुषों की 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले थी। कीर्तिमान समय कितना है, तो ये है 1 घंटे 52 मिनट और 69 सेकंड। जब इस तरह लिखा होता है तो ये होता है हमारा आवर्स, ये मिनट, और ये होता है हमारा सेकंड। पुराना रिकॉर्ड रियोन रेचटे का था, तो वो कितना था, 1 आवर 54 मिनट और सेकंड इसमें 1 आवर 54 मिनट। कब किया गया था, ये 2011 का था, जब इन्होंने संघाई में इसे बनाया था। अब इन्होंने कहां पर बनाया है, तो ये कहां पर खेला गया था, ये खेला गया था सिंगापुर में। कहां पर, सिंगापुर में खेला गया है। चलते हैं नेक्स्ट। ये हमारी कुछ साइंस से रिलेटेड थोड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज मैंने अभी 1 या 2 ही ऐड की है, जिससे कि आप मुझे बताना कि ये आपको न्यूज अच्छी लगी कि नहीं लगी, ऐड करना है या स्किप करना है। देखिए, सोवियत संघ द्वारा 1970 में प्रक्षेपित किए गए
उस 8 पहियों वाले रोवर का क्या नाम था जो चंद्रमा पर जाने वाला विश्व का पहला रोबोटिक रोवर बना? इसने 17 नवंबर 1970 से 14 सितंबर 1971 तक चंद्रमा के मारे इम्पीनियन नामक धुंधले चौड़े मैदानी इलाकों में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय की और पृथ्वी पर 20,000 से अधिक तस्वीरें भेजी। तो इसका नाम था लूनोखोन 1। लूनोखोन 1। नेक्स्ट है हमारी न्यूज, उस मंगल रोवर का नाम बताइए जिसे मूल रूप से केवल 90 दिनों तक संचालित होने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसने लगभग 15 पृथ्वी वर्षों तक कार्य किया। इसने धूल भरी आंधियों के बीच लगभग 45 किलोमीटर की यात्रा की, ब्लूबेरी नामक गोलाकार आकृतियों की खोज की और अंततः यह संदेश भेजा, मेरी बैटरी कम है और अंधेरा हो रहा है। तो ये कौन सा था? ये था अपॉर्चुनिटी। कौन सा था? अपॉर्चुनिटी। देखिए कौन सा था ये, उस जो मंगल रोवर था, तो ये वाला ये मंगल रोवर था। ये भेजा 90 दिन के लिए गया था, लेकिन कितना 15 पृथ्वी वर्षों तक इसने वर्क किया और काफी इसने अपना, जब लास्ट जो मैसेज दिया तो इसने कहा कि मेरी बैटरी डाउन हो रही है और अंधेरा छाने वाला है। देखते हैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल में। देखिए जो नाम था इसका अपॉर्चुनिटी रोवर था, जो कि नासा ने भेजा था और ये 7 जुलाई 2003 में ये भेजा गया था और लैंडिंग जो थी इसकी 25 जनवरी 2004 को मंगल ग्रह पर हुई थी। निर्धारित मिशन अवधि क्या थी इसकी? 90 मंगल दिन थे। वास्तविक मिशन अवधि क्या थी इसकी? 15 वर्षों तक इसे भेजा, मतलब कि 15 वर्षों तक इसकी वास्तविक अवधि थी। 2004 से 2019 तक ये वर्क करने वाला था। कुल दूरी तय की थी इसने 45 किलोमीटर। किसी भी ग्रह पे सबसे अधिक टाइम ये रहा। ब्लूबेरीज लोह से बनी गोलाकार, जो ब्लूबेरीज थी लोह से बनी गोलाकार आकृतियां जो पानी की उपस्थिति के संकेत थे। मंगल की सतह पर पानी के अतीत के प्रमाण इसने भेजे। अंतिम संचार क्या था? एक भीषण धूल भरी आंधी के कारण जून 2018 में, इसकी स्थिति कब तक थी? 2019 तक, लेकिन 2018 में रोवर सोलर पावर से वंचित हो गया। इसका आखिरी संदेश था, माई बैटरी इज लो एंड इट्स गेटिंग डार्क। मेरी बैटरी कम है और अंधेरा हो रहा है। 13 फरवरी 2019 को नासा ने मिशन को आधिकारिक रूप से घोषित किया। आधिकारिक रूप से समाप्त घोषित कर दिया। इन्होंने कब बताया कि ये समाप्त हो चुका है? तो ये बताया था 13 फरवरी 2019 को। इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रही कि ये मतलब कि नष्ट हो चुका है, क्या हुआ, तो ये घोषित कर दिया था 13 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। स्पर्श क्या है? स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ये पहल है रक्षा मंत्रालय की। किसकी है? रक्षा मंत्रालय की। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। रक्षा मंत्रालय की ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पहल है। इस पर सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, ये रक्षा है, शुरू की गई एक डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य रक्षा पेंशन भोगियों को पेंशन से संबंधित सेवाएं सीधे और पारदर्शी तरीके से प्रदान करता है। इसके तहत पेंशन वितरण क्या है? पेंशन वितरण को अधिक प्रभावी और केंद्रीकृत बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। देखिए नेक्स्ट न्यूज, भारतीय सेना का सशस्त्र अभ्यास एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार कहां आयोजित किया गया? ये प्रहार है, प्रहार, ध्यान रहे यहां पे ये थोड़ी मिस्टेक हो रही है। प्रहार एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार कहां आयोजित किया गया? तो ये किया गया कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। कहां किया गया? अरुणाचल प्रदेश में इसे लॉन्च किया गया। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। अरुणाचल प्रदेश, यह अभ्यास भारतीय सेना द्वारा अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियोंग जिले में स्थित रयांग मिलिट्री स्टेशन पर आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य ड्रोन्स बेपनाह हवाई यान को टोही, निगरानी और सटीक निशाने की अक्षमता से जोड़ने की अक्षमता का प्रशिक्षण करना था। अभ्यास ने वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में ड्रोन सेंसर से शूटर तक के संपर्क, एयर स्पेस
डीकॉन्फ्लिक्शन, सुरक्षित संचार और बहुविभागीय संवयन जैसे तकनीकी पहलुओं का प्रशिक्षण किया। तो ये थी हमारी। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। जुलाई 2025 में अपनी बड़ी नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म किस देश ने शुरू की? तो जो जुलाई स्टॉर्म है ये किसने शुरू की है? ये की है रूस ने। जुलाई स्टॉर्म किसने शुरू की है? रूस ने। इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि रूस ने ये किस लिए, क्या इसका उद्देश्य है। रूस ने अपनी बड़ी नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म 23 जुलाई 2025 से 27 जुलाई 2025 तक आयोजित की, जिसमें 150 से अधिक युद्धपोत, 120 विमान, 10 तटीय मिसाइल सिस्टम और 15,000 से ज्यादा सैनिक शामिल थे। यह अभ्यास प्रशांत महासागर, कहां पर? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर में चलाया गया, जिसमें रूस के उत्तरी प्रशांत, बाल्टिक, बेड़े और कैस्पियन नौसेना दल ने भाग लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य बेड़े की युद्ध तैयारी का आकलन करना था, विशेष रूप से असेंबल सिस्टमों, लंबी दूरी की सटीक हथियार प्रणाली और असामान्य ऑपरेशनल स्थितियों में कार्यक्षमता का प्रशिक्षण करना था। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। आई होप आपको ये सब चीजें समझ आ रही होगी। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देश के रक्षा कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए कानूनी सहायता को मजबूत करने हेतु वीर परिहार सहायता योजना किस संस्था द्वारा चालू की गई, शुरू की गई? तो ये की गई राष्ट्रीय विधिक सेवा, यहाँ पे बाय मिस्टेक लगा हुआ है, नालसा द्वारा की गई है, शुरू की गई है नालसा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। इसके बारे में भी देखते हैं कि क्या है नालसा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा ने इस योजना की शुरुआत की। वीर परिवार सहायता योजना 2025 की घोषणा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा द्वारा की गई। नालसा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा की गई थी, जिसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत द्वारा की गई। योजना का उद्देश्य रक्षा कर्मचारियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को निःशुल्क और सक्षम कानूनी सहायता प्रदान करना है। यह पहल केंद्रीय सैनिक बोर्ड केएसबी, राज्य और जिला सैनिक बोर्ड के सहयोग से रक्षा मंत्रालय के एक्स सर्विसमैन वेलफेयर विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं हम। हाल ही में समाचारों में देखा गया फुट एंड माउथ डिसीज किस कारण से होती है? तो ये किस कारण से होती है? ये होती है वायरस के कारण। किसके कारण? वायरस के कारण। ये न्यूज मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है, तो देखो ये क्या होता है वायरस, कौन कौन सा वायरस है ये फुट एंड माउथ वाला। तो जो ये फुट एंड माउथ डिसीज है एक संक्रमक वायरल बीमारी है जो मुख्यतः गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर जैसे खुर वाले जानवरों को प्रभावित करती है। जिनके खुर होते हैं उन्हें प्रभावित करती है। इसमें क्या होता है कि इसमें FMD वायरस के कारण होता है, जो कि पाइकॉर्निवायरोडिस परिवार का वायरस है। पाइकॉर्निवायरोडिस परिवार का वायरस है। यह रोग अत्यधिक संक्रमक होता है और पशुओं के बीच बहुत तेजी से फैलता है। इसके लक्षण में मुंह, पैरों में फफोले, बुखार आना, लार गिरना, लंगड़ाहट आदि शामिल होते हैं। भारत सरकार इसे नियंत्रित करने के लिए FMD मुक्त भारत मिशन जैसे कार्यक्रम चला रही है। चलते हैं DRDO की न्यूज पर। DRDO द्वारा प्रलय मिसाइल का लगातार 2 सफल परीक्षण किस राज्य तट पर किए गए? तो ये किए गए हैं उड़ीसा तट पर। कहां पर? उड़ीसा तट पर किए गए। क्या है प्रलय मिसाइल? तो देखते हैं। प्रलय एक आधुनिक उच्च प्रिविजन लघु श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल है जो विशेष नेविगेशन सिस्टम से लैस है। इसका उद्देश्य सतह लक्ष्यों पर सटीक और तेज हमला संभव बनाना है। तो ये थी प्रलय के बारे में कि प्रलय जो DRDO ने प्रलय प्रशिक्षण किया है प्रलय मिसाइल का, वो क्या था? उड़ीसा तट पर किया। इसकी नेक्स्ट न्यूज है। मध्य प्रदेश में पहला हिंदी माध्यम से संचालित मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? क्योंकि अब से पहले कोई भी हिंदी मीडियम कॉलेज नहीं था जो कि मेडिकल से रिलेटेड हो। तो ये फर्स्ट ऐसा कॉलेज है जो कि पहला कॉलेज है जो कि मेडिकल है और क्या हिंदी माध्यम में संचालित मेडिकल कॉलेज है। ये कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है जबलपुर में। कहां पे किया गया है ये? तो ये किया गया है जबलपुर में। देखते हैं इसके बारे में। यह है
पहली पहल है, यह भारत का पहला मेडिकल कॉलेज है, यह भारत का पहला मेडिकल कॉलेज होगा जो पूरी तरह से हिंदी माध्यम में संचालित होगा। पाठ्य पुस्तक, कक्षाएं, क्लिनिक, प्रशिक्षण और परीक्षा संबंधी सभी कुछ किस में होंगी, हिंदी में होंगी। सभी कुछ क्या होगा, हिंदी में होगा। इसे 2027-28 शैक्षणिक सत्र में शुरू करने की योजना है। प्रारंभ में 50 MBBS सीटें होंगी। हॉस्पिटल संबंधिता क्या है, नए अस्पताल का निर्माण नहीं होगा, बल्कि पुराने सरकारी मेडिकल कॉलेजों से ही क्लिनिक ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि जबलपुर में होगी। इसका बजट क्या है, विश्वविद्यालय ने शुरुआती फेज में 1 करोड़ का विशेष बजट मंजूर किया है, जिसमें फंड शिक्षकों की ट्रेनिंग, जागरूकता अभियानों और तकनीकी समर्थन में उपयोग होगा। नेक्स्ट है हमारा, मंगलोर की छात्रा रेमोना एवेंट पेरियर ने भरतनाट्यम विश्व रिकॉर्ड किस अवधि तक नृत्य करके बनाया है? किस अवधि तक नृत्य करके बनाया? तो 170 घंटे का रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। 170 घंटे नाट्यम किया है, जिसके वजह से क्या हुआ है, इन्हें विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पहले किस किस का था, तो आइए देखते हैं। रेमोना ने 21 जुलाई 2025 से 28 जुलाई 2025 तक लगातार 170 घंटे भारतनाट्यम प्रस्तुत किया। लगातार 170 घंटे भारतनाट्यम प्रस्तुत किया। हर 3 घंटे बाद उन्होंने 15 मिनट का ब्रेक लिया। क्या, 15 मिनट का विश्राम मिला, जिसमें हल्का आहार ग्रहण किया, जैसे केला, दही, नारियल और पानी। यह प्रदर्शन 7 दिनों तक चलता रहा और कुल 10,200 मिनट निरंतर नृत्य कर रिकॉर्ड दर्ज किया गया। इससे पहले यह रिकॉर्ड 127 घंटे का था। पहले ये 127 घंटे का था, लेकिन अब कितना हो गया, 170 घंटे का रिकॉर्ड हो गया है कि लगातार भरतनाट्यम करते हुए 170 घंटे इस लड़के ने क्या रिकॉर्ड बनाया है, जिसे अब रेमोना ने पार कर दिया। यह पूरी प्रक्रिया गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई है, मेडिकल और ऑडिटोरियम सपोर्ट के साथ में। तो कितना, 170 घंटे का रेमोना ने रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, पहले कितना था, 127 घंटे था। अब चलते हैं हम प्रधानमंत्री पर। अब पॉलिटी का कुछ पोर्शन डिस्कस करते हैं, इसके बाद फिर हम रिवीजन करेंगे कुछ न्यूज का, और देखते हैं अब हम प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं। जैसे कि मैंने आपको जब राष्ट्रपति पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जो सरकार का, जो राष्ट्रीय का कार्यकर्ता होता है, जो राष्ट्रीय का संचालन करते हैं, वो होते हैं राष्ट्रपति। लेकिन जो सरकार का नियंत्रण होता है, जो सरकार का संचालन करते हैं, वो होते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के पास सिर्फ नाम मात्र के लिए शक्तियां होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पास पूरी शक्तियां होती हैं, उनके हर एक संचालन को करना, कार्यपालिका को चलाना, मंत्री परिषद को चलाना, सारी शक्तियां किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। जैसे आपके घर में या तो पापा की चले या मम्मी की चले, लेकिन एक कौन होता है, वहां पे हेड होता है, एक मुखिया होता है जिसकी चलती है। अगर पापा की चलती है तो क्या होता है, सब कुछ लेना देना, सब काम किसका होता है, सिर्फ पापा का होता है। और सब लोग क्या होते हैं, सिर्फ भागीदार होते हैं, हेल्प करते हैं। लेकिन जो लास्ट और फाइनल डिसीजन होता है वो किसका होता है, घर के मुखिया का होता है। इसी तरह प्रधानमंत्री का होता है कि जो लास्ट डिसीजन होता है, जो भी डिस्कशन करना होगा वो सिर्फ प्रधानमंत्री करेंगे, जो भी करना होगा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। उस चीज के लिए सलाह कौन देंगे, प्रधानमंत्री देंगे। अच्छा, एक और, जब हमारा 96 अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उससे पहले क्या था कि राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां थी, जैसे कि कुछ फैसलों में राष्ट्रपति बाध्य नहीं थे कि वो प्रधानमंत्री की हर एक बात को माने ही या फिर उस पर एग्री करें। लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उस टाइम के राष्ट्रपति ने उनकी कुछ बातें ना मानने की वजह से उन्होंने क्या किया, संविधान में अमेंडमेंट कर दिया, संशोधन कर दिया, 96 अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत उन्होंने बाध्य कर दिया कि जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की हर एक बात मानने के लिए बाध्य है। इसके बाद फिर मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो मोरारजी देसाई की सरकार में क्या हुआ, उन्होंने उसमें कुछ संशोधन किया, कुछ फेरबदल किया। सिर्फ इतना कि पहले जो बिल्कुल ऐसा था कि राष्ट्रपति मानने के लिए ही बाध्य हैं, उसमें क्या कहा कि राष्ट्रपति एक बार ये बोल सकते हैं कि आप इस पर पुनः विचार कर सकते हैं, फिर से एक बार विचार कर कर देख सकते हैं। जैसे इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने किसी राज्य में राज्य आपातकाल घोषित करने के लिए कहा। तो इसमें अब्दुल कलाम उस टाइम पर क्या थे, राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा कि आप एक बार
पुनर्विचार कर देख लीजिए कि ये सही है या फिर गलत। इस पर फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने वहां पर जो आपातकाल लगाना था उसे कैंसिल कर दिया। तो इसी तरह से एक बार पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास भेज सकते हैं, लेकिन अगर पुनर्विचार के बाद भी वही फैसला आता है तो फिर राष्ट्रपति बाध्य हैं कि वो प्रधानमंत्री की बात को माने। तो ये सब, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पावर है, सबसे ज्यादा पावर किसके पास में? प्रधानमंत्री के पास में, वही सब कुछ करता धरता है। तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री से रिलेटेड कि इससे पहले कौन कौन प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो देखते हैं जवाहरलाल नेहरू, सन भी साथ में देखते हुए चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे 1947 से लेकर 1964 तक। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी रहे 1964 से 1963 तक। फिर इंदिरा गांधी जी आई, वो रहे 1966 से लेकर 1977 तक पहले रही। इसके बाद फिर 1980 से लेकर 1984 तक फिर से प्रधानमंत्री के पद पर रही। इसके बाद आई मोरा, और ये फर्स्ट महिला हैं जो भारत की प्रधानमंत्री बनी। इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बनी थी और अब तक भी नहीं बनी है। तो फर्स्ट वुमेन है इंदिरा गांधी जो कि प्राइम मिनिस्टर बनी। मोरारजी देसाई की सरकार आई 1977 से लेकर 1979 तक। फिर चरण सिंह आए 1979 से लेकर 1980 तक। फिर राजीव गांधी जी आए जो कि 1984 से 1989 तक रहे। इसके बाद आए वीपी सिंह जो कि 1989 से 99 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। इसके बाद चंद्रशेखर जी रहे जो कि 1990 से लेकर 1991 तक प्रधानमंत्री रहे। इनके बाद है पीवी नरसिम्हा राव जो कि 1991 से लेकर 1996 तक रहे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि मई 1996 में रहे। फिर इसके बाद आए 1998 से लेकर 2004 तक इन्होंने पूरा कार्यकाल अपना किया। उससे पहले इनकी जो प्रस्ताव था वो अप्रस्ताव आ गया था इनके खिलाफ, इसीलिए इन्हें पद से हटना पड़ा था। इसके बाद फिर एच.डी. देवेगौड़ा आए जो कि 1996 से लेकर 1997 तक प्रधानमंत्री रहे। फिर इंद्र कुमार गुजराल आए जो कि 1997 से लेकर 1998 तक प्रधानमंत्री रहे। फिर आए मनमोहन सिंह जी जो कि 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। और अब है नरेंद्र मोदी जो कि 2014 से लेकर अब तक बने हुए हैं। तो ये थे हमारे पूर्व जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं और जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। इनसे रिलेटेड न्यूज देखते हैं कि क्या क्या है। अच्छा, इसमें यह भी है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं, पहले देखते हैं आर्टिकल 74। आर्टिकल 74, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की सहायता और सलाह प्राप्त करनी होगी। राष्ट्रपति क्या करेंगे? प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की सहायता प्राप्त करेंगे। आर्टिकल 74 में दिया गया है। क्या है, इसको थोड़ा समझेंगे। संविधान कहता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होते हुए भी प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की सलाह से ही कार्य करेंगे। संविधान कहता है कि राष्ट्रपति प्रमुख तो हैं, लेकिन वो जो वर्क करेंगे, जो कार्य करेंगे, वो प्रधानमंत्री और जो मंत्री परिषद होगी उसी की सलाह पर कार्य करेंगे। इसका मतलब हुआ कि राष्ट्रपति को सरकार से जुड़े निर्णय अकेले नहीं लेने होते, उन्हें प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह माननी जरूरी होती है। यह यूपीएससी में क्यों पूछा जाता है? तो ये पूछा जाता है, यह अनुच्छेद संसदीय प्रणाली के मूल तत्व को दर्शाता है, जहां कार्यपालिका वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रियों का कार्यकाल। जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और मंत्रियों का जो कार्यकाल होता है वो सब कौन नियुक्त करता है? वो करते हैं राष्ट्रपति। जो प्रधानमंत्री का पद के कार्यकाल होता है वो भी कौन निर्धारित करते हैं? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है हमारे संविधान में कि प्रधानमंत्री का कितना कार्यकाल होगा, मंत्रियों का कितना होगा। ठीक है, फिर देखते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। आमतौर पर उस व्यक्ति की नियुक्ति किया जाता है जो लोकसभा में बहुमत का नेता होता है। अन्य मंत्रियों को भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कोई भी मंत्री लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, अन्यथा 6 महीने में सदस्यता लेनी होगी, नहीं तो मंत्री पद से हटना पड़ेगा। यही अनुच्छेद बताता है कि प्रधानमंत्री को हटाने का अधिकार सीधे राष्ट्रपति के पास नहीं होता, बल्कि लोकसभा में विश्वास मत हारने पर उन्हें पद छोड़ना पड़ता है। इसमें दिया गया है कि जो भी मंत्री या फिर प्रधानमंत्री बनेगा वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो। सदस्य ऐसा नहीं है कि वो पहले से ही सदस्य हो, ऐसा हमारे संविधान में दिया गया है कि वो पहले प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाए, उसके बाद भी वो लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ले सकते हैं। अच्छा,
ये भी कहीं नहीं है कि जैसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति ने अपनी मर्जी से किसी को भी नियुक्त कर दिया, नहीं। जो हम लोग सीधे चुनाव सॉरी हम लोग जो वोट करते हैं वो सीधे प्रधानमंत्री के लिए नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम पहले सांसद बनाते हैं, जो वहाँ के सांसद होते हैं वो जीत कर आते हैं, उनकी जिस सरकार की भी ज्यादा वोट होंगे या जिसका भी बहुमत होगा, उसी का जो नेता होगा वो बनेगा प्रधानमंत्री। जैसे मोदी जी की सरकार थी तो इनके सांसद जीत कर आए, उन्होंने अपना प्रधान एक नियुक्त किया, वो बनाए, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। नाम देंगे जो बहुमत में सरकार होगी और सिर्फ राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाएंगे, उनकी नियुक्ति करेंगे। तो ये थे इनके प्रधानमंत्री से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 78 में। पहले देखा आर्टिकल हमने 74, फिर देखा 75, अब देखेंगे 78 में क्या दिया हुआ है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य दे गए हैं। राष्ट्रपति को सूचित करना प्रधानमंत्री का यह कानूनी दायित्व है कि राष्ट्रपति को सरकार की नीतियों और निर्णयों की जानकारी दे। जब राष्ट्रपति मांगे तो हर विषय की जानकारी दे। मंत्री परिषद के किसी निर्णय पर यदि राष्ट्रपति चाहें तो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संवैधानिक संवाद कितना महत्वपूर्ण है। इसका पालन करना संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा कर सकता है। ऐसा भी प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि राष्ट्रपति के पास इतनी शक्तियां क्यों नहीं है, क्यों उन्हें बिल्कुल भी शक्तियां नहीं दी गई है। तो उनके पास कुछ शक्तियां हैं, लेकिन जिससे कि सरकार, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार, वो स्मूथली चलती रहे, कोई भी बीच में मतभेद ना हो, इसीलिए प्रधानमंत्री को सारी शक्तियां दी गई हैं। क्योंकि अगर कुछ शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती, कुछ प्रधानमंत्री के पास होती, तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाता। क्योंकि अगर उन दोनों का मेल नहीं खाता, उनकी बातें एक साथ नहीं रखी होती, या फिर दोनों की बातें मैच ना करती, तो क्या होता, दोनों के बीच में क्या होता, आर्गुमेंट होते या फिर मतभेद बढ़ जाते, जिसके वजह से जो कार्य होना होता वहीं रुक जाता। तो अच्छा है कि एक के हाथ में सरकार हो। जैसे घर में भी आपने देखा होगा, अगर हमारे घर में 2 लोग प्रमुख हैं, 2 लोगों की चलती है, 2 लोगों का मानना होता है, तो बहुत सारी चीजों में क्या होता है, लड़ाई झगड़े फैलते हैं। क्योंकि वो अपनी तरह से करना चाहता है, दूसरा अपनी तरफ से करना चाहता है, तो उससे क्या होता है, घर स्मूथली नहीं चल पाते। ऐसे ही हमारी एक सरकार होती है, जिसमें अगर 2 कर्ता धर्ता हो गए तो फिर स्मूथली सरकार चलने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए जिन लोगों ने संविधान को बनाया, ये सोचकर ही राष्ट्रपति को कम शक्तियां दी, मतलब ना के बराबर शक्तियां दी। तो ये थे हमारे प्रधानमंत्री से रिलेटेड कुछ आर्टिकल। थोड़ा और देखते हैं कि इन अनुच्छेदों में पीएम की कुछ शक्तियां निकलती हैं, जैसे कि शक्ति का प्रकार। नियुक्ति संबंधी, मंत्रियों की नियुक्ति में मुख्य भूमिका किसकी होगी, प्रधानमंत्री की होगी। कार्यपालिका, मंत्रियों के विभाग सौंपना, बैठकों की अध्यक्षता भी कौन करेंगे, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति करेंगे। किस मंत्री को कौन सा पद देना है, कौन सी अध्यक्षता उन्हें देनी है, तो वो कौन निर्धारित करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे। और तब राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करेंगे, उन्हें शपथ दिलाएंगे। नेक्स्ट है विधायी। राष्ट्रपति को सत्र बुलाना, स्थगित करना, विघटन की सलाह देना भी किसका काम है, प्रधानमंत्री का कार्य है। नीति निर्धारण, नीति बनाने की दिशा तय करना, संकट प्रबंधन, युद्ध आपदा में निर्णय लेना और प्रतिनिधित्व, देश विदेश में सरकार का नेतृत्व करना किसका कार्य है, ये सब शक्तियां प्रधानमंत्री के पास है। नेक्स्ट देखते हैं हम। सबसे पहले प्रधानमंत्री का पद क्या होगा। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यपालिका है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। प्रधानमंत्री भारत सरकार के सर्वोच्च राजनीतिक पद पर होते हैं। लाइन टू से इन क्लास, संविधान कहता है कि भारत का शासन प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों की सलाह से चलेगा। इसका अर्थ है कि असली सत्ता प्रधानमंत्री के पास होती है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अभी एक बार अनुच्छेद देख लेते हैं हम, फटाफट से एक बार रिकैप करते हैं। जैसे कि आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, 78 में क्या दिया गया है। 74 में देखा हमने, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी होगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। 75 कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रियों का कार्यकाल, सामूहिक उत्तरदायित्व, सब इसी में आता है। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सरकार की सभी नीतियों की जानकारी देंगे। और आर्टिकल 88 में है प्रधानमंत्री को संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, पर वोटिंग नहीं कर सकते अगर वो सांसद न हो।
जो प्रधानमंत्री है वो दोनों में राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, सब में जा सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन वो वोटिंग नहीं कर सकते। वोटिंग वो उसी में करेंगे जिसके वो सदस्य होंगे, या तो राज्यसभा या फिर लोकसभा, जहां के वो सदस्य होंगे वहीं पर वोट करेंगे, नहीं तो वोटिंग नहीं कर सकते हैं। ये हुआ आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह माननी होगी और वह सलाह देता है प्रधानमंत्री, मतलब कि सरकार का असली मुखिया प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री बनते कैसे हैं? राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जो लोकसभा में बहुमत पार्टी का नेता हो। यदि स्पष्ट बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति सबसे बड़ी पार्टी गठबंधन के नेता को बुला सकते हैं प्रधानमंत्री, फिर मंत्रियों की सूची राष्ट्रपति को देते हैं। ये था हमारा प्रधानमंत्री से रिलेटेड न्यूज। और एक क्वेश्चन जो कि आपके लिए है, आप बताओगे कमेंट बॉक्स में कि प्रधानमंत्री की संवैधानिक स्थिति किस अनुच्छेद में सबसे पहले वर्णित है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। इसके बाद चलते हैं हम, कुछ क्वेश्चंस हमारे हैं जिनका हम रिवीजन करते हैं। हाल ही में भारत की टीम ने किसे हराकर SKFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये किसको हराकर जीता है? तो ये जीता है हमने अंडर 19 का जो है बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश को हराकर हमने ये चैंपियनशिप जीती है। इसका आंसर यहां से एक्सप्लेन देखते हैं। भारत के अंडर 19 टीम ने 2025 SKFF चैंपियनशिप के फाइनल में बांग्लादेश को हराकर यह ट्रॉफी जीती है। यह टूर्नामेंट दक्षिण एशियाई देशों के बीच आयोजित किया गया था। भारत ने फाइनल मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी, हाल ही में दोहा डायमंड लीग 2025 में ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कितनी दूरी फेंककर स्वर्ण पदक जीता? तो उन्होंने जीता 90 मीटर में। कितना? 90 मीटर समथिंग था। तो देखते हैं, नीरज चोपड़ा ने 2025 दोहा डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 90.3536 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह प्रदर्शन सीजन की शुरुआत में ही उन्हें विश्व लीडर के रूप में स्थापित करता है। यह प्रतियोगिता 2025 में कहां पर हुई थी? कतर के दोहा शहर में हुई थी। नेक्स्ट न्यूज है हमारी इसरो से रिलेटेड। इसरो ने अपनी 101वीं मिशन के तहत किस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था? तो इन्होंने किया था EOS-09 को। किसको? EOS-09 को लॉन्च किया था। देखते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 18 मई 2025 को अपने 101वें लॉन्च मिशन के दौरान PSLV C61 रॉकेट के जरिए EOS-09 नामक एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया था। EOS-09 एक साइनक्रोनियस पोलर ऑर्बिट में भेजा जाना था, जिसमें इसका सिंथेटिक एपरेचर रेडार SAR पेलोडेड दिन रात और किसी भी मौसम में पृथ्वी की सतह की तस्वीरें ले सकता था। नेक्स्ट चलते हैं अपनी न्यूज पर। हाल ही में एशिया की पहली ग्लेशियर किसे घोषित किया गया? तो जो पहली ग्लेशियर है इसे घोषित किया गया था याला ग्लेशियर को। किसे? याला ग्लेशियर को पहली ग्लेशियर घोषित किया गया था। आइए देखते हैं इसके बारे में। याला ग्लेशियर जो नेपाल के लैंगटोंग वैली में स्थित है को मई 2025 में डेड ग्लेशियर घोषित किया गया। डेड ग्लेशियर घोषित किया गया। यह एशिया में इस तरह की स्थिति वाला पहला ग्लेशियर है। ग्लेशियर की सतह 1970 के दशक से लगभग 66% सिकुड़ चुकी है और यह 784 मीटर पीछे हट चुका है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हमारी। नेक्स्ट न्यूज है, AI एंकर अंकिता को किसने लॉन्च किया है या फिर उद्घाटित किया है? तो ये क्या है? असम के मुख्यमंत्री ने। किसने? चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। देखते हैं इसके बारे में। भारत की असम सरकार ने अंकिता नामक AI संचालित वर्चुअल न्यूज एंकर को सार्वजनिक तौर पर उद्देश्यपूर्ण रूप से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा ने ही पेश किया था। इस AI एंकर ने असम की कैबिनेट बैठक का सार असमी भाषा में प्रस्तुत किया था। तो किसने किया? असम सरकार ने। किसको? अंकिता एंकर को, जो कि AI है। चलते हैं नेक्स्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान किसके खिलाफ चलाया गया था? तो ये चलाया गया था नक्सलवादी सशस्त्र ग्रोह को। किसको? नक्सलवादी सशस्त्र ग्रोह को ग्रोह के लिए चलाया गया था। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि नक्सलवादी सशस्त्र ग्रोह क्या था।
ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा क्षेत्र के नक्सलवादियों के लिए, किसको, नक्सल प्रभावित कैरनगुटुला हिल्स में अपनाई गई एक 21 दिवसीय एंटी नक्सल अभियान था। इस अभियान में केंद्र और राज्य पुलिस बलों ने मिलकर 31 नक्सलियों की हत्या की, 20 गिरफ्तार किए और 450 आईईडी जब्त किए और 2 टन विस्फोटक बरामद किए। तो ये कौन सा था, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके लिए चलाया गया था, इसकी किस राज्य के लिए चलाया गया था, तो इसे आप थोड़ा देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में भारत का 86वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो जो हमारे 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौन बने हैं, एस.आर. श्री हरि बने हैं। कौन बने हैं, एस.आर. श्री हरि बने हैं। देखते हैं एस.आर. श्री हरि के बारे में। एस.आर. श्री हरि ने मई 2025 में भारत के लिए 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया। वह तमिलनाडु राज्य से हैं और उन्होंने यह उपलब्धि कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन करके प्राप्त की है। उनसे पहले जो 85वें जीएम बने थे वो बने थे आदित्य सामंत, और 87वें जीएम कौन बने थे, ए.आर. हरि कृष्णा। कौन बने थे, ए.आर. हरि कृष्णा। कब बने थे, 11 जुलाई 2025 को। सॉरी, ए.आर. हरिकृष्णा ने 11 जुलाई 2025 को ला प्लेगू इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल फ्रांस में अपना तीसरा ग्रैंड मास्टर नोम पूरा करके भारत के वो 27वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 86वें कौन थे, एस.आर. श्री हरि थे। और 85वें कौन थे, तो 85वें हमारे थे आदित्य सावंत। कौन थे, आदित्य सावंत। इन्हें भी याद रखना है। और जो हमारे 87वें बने हैं वो कौन बने हैं, तो बने ए.आर. हरि कृष्णा, जो कि 11 जुलाई 2025 को बने हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में भारत में ड्रोन झुंड का मुकाबला करने के लिए किस स्वदेशी प्रणाली का सफल प्रशिक्षण किया गया। तो किसका क्या ये किया गया है, भार्गवस्त्रा का। किसका, भार्गवस्त्रा का आयोजन किया गया है। किसमें ये किया गया है, स्वदेशी प्रणाली का सफल प्रशिक्षण किया गया है ड्रोन झुंड के लिए। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि क्या है। भारत ने हाल ही में स्वदेशी भार्गवस्त्रा काउंटर ड्रोन सिस्टम का सफल प्रशिक्षण किया, जो ड्रोन स्वयं को हार्ड किल मोड में निष्क्रिय करता है। इस प्रणाली को सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है और इसे उड़ीसा के सीमावर्ती गोपालपुर में सी वॉर्ड फायरिंग रेंज पर प्रशिक्षण किया गया। भार्गवस्त्रा एक लागत प्रभावी पहले गाइडेड माइक्रो मिसाइल आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम है। कौन सा है, एंटी ड्रोन सिस्टम है, जो 64 माइक्रो रॉकेट, कितना, 64 माइक्रो रॉकेट एक साथ दाग सकते हैं और 2.5 किलोमीटर तक, कितना, 2.5 किलोमीटर तक की रेंज तक ड्रोन स्वयं को मार गिरा सकता है। इसकी रेंज कितनी है, 2.5 किलोमीटर। और इसका जो इसकी जो वो है, सॉरी, कितने ये रॉकेट को फेंक सकता है, तो 64 माइक्रो रॉकेट को एक साथ दाग सकता है। तो ये था किसके बारे में, स्वदेशी भार्गवस्त्रा काउंटर ड्रोन सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या है, यूएसए और यूरोप के बीच किस व्यापार समझौते पर 15% टैरिफ लगाने का निर्णय लिया गया है। तो किस समझौते पर लगाने का टैरिफ लिया गया है, तो ये है एयरबस। ये एयर बोइंग व्यापार विवाद के लिए, किसके लिए, एयर बोइंग व्यापार विवाद का समझौता करने के लिए ये लगा है यूएस और यूरोप के बीच। जो व्यापार पर 15% का टैरिफ लगाया गया वो किस पर, एयरबस बोइंग व्यापार विवाद पर लगाया गया है। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। एयरबस बोइंग व्यापार विवाद समझौता, अमेरिका और यूरोप के बीच एयरबस बोइंग व्यापार विवाद के कारण WTO ने दोनों पक्षों पर टैरिफ लगा दिया है, लगाने की अनुमति दी थी। इस विवाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के उत्पादों पर 15% तक टैरिफ लगाया है। यह टैरिफ एयरलाइंस और विमानन उद्योग से संबंधित है और व्यापारिक तनाव को दर्शाता है। इस मामले में WTO ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ताकि दोनों पक्ष विवाद सुलझा सके। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, ऑपरेशन महादेव। अभी एक ऑपरेशन महादेव चला गया, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी ऑपरेशन महादेव चला गया था। तो उसमें क्या था ये ऑपरेशन महादेव के तहत भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में किस आतंकी समूह के 3 सदस्यों को मार गिराया। तो किस आतंकी समूह को इसने मार गिराया, तो इसने मार गिराया है जम्मू कश्मीर में आतंकी जो थे जैश ए मोहम्मद के
जैश ए मोहम्मद के जो आतंकवादी समूह था उसे मार गिराया है। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव ऑपरेशन के तहत जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की। इस अभियान में उन्होंने लश्कर ए तैयब, ये इसका आंसर नहीं है, लश्कर ए तैयब गलती से लग गया, लश्कर ए तैयब के 3 आतंकवादियों को मार गिराया। ये ऑपरेशन क्षेत्र में आतंकवाद को कम करने और सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने के लिए चलाया गया था। इस सफलता से स्थानीय सुरक्षा बलों और नागरिकों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है। जैसे कि आप सब जानते हैं 22 अप्रैल को पहलगांव में जो अटैक हुआ था उसमें 3 जो आतंकवादी शामिल थे वो आरटीएफ के शामिल थे। लश्कर ए आरटीएफ उन्होंने अपना नाम दिया था कि आरटीएफ से संबंधित थे, लेकिन उन्हें क्या था, वो लश्कर ए तैयब के वे 3 आतंकवादी थे, जिसमें अभी अमित शाह जी ने बताया है कि भाई 3 जो आतंकवादी थे वो मारे गए हैं महादेव ऑपरेशन के तहत, जो कि मंडे था तो उसी दिन महादेव ऑपरेशन उसका नाम रखा गया कि उसी दिन था। तो महादेव ऑपरेशन जो चला वो मंडे के दिन चला और ट्यूसडे के दिन बताया गया कि 3 आतंकवादियों को मारा गया है, जो कि पहलगांव में उन्होंने अत्याचार किया था, जो लोगों का मौत के घाट उतारा था। जैसे कि आप जानते हैं कि 26-27 लोग वहां पर मारे गए थे पहलगांव में, उसमें शामिल थे वो तीनों लोग। तो ये उनकी शिनाख्त हुई है कि भाई यही तीनों लोग थे। तो इसीलिए कब उन्हें मारा गया, मंडे में ऐसा कुछ हुआ है कि मंडे में उन तीनों लोगों की शिनाख्त की गई, जो ऑपरेशन महादेव के तहत उनका खात्मा किया गया। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, उत्पल कुमार सिंह को किस संगठन का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो उन्हें नियुक्त किया गया है संसद पीवी के तहत, संसद पीवी का उन्हें नया सीईओ नियुक्त किया है। जो उत्कल कुमार जी हैं वो संसद पीवी के क्या बने हैं, अध्यक्ष बने गए हैं, सीईओ नियुक्त किया गया है। देखते हैं उत्कल कुमार जी का। उत्कल कुमार सिंह को हाल ही में संसद पीवी पार्लियामेंट पीवी का सीईओ नियुक्त किया गया है। संसद पीवी एक महत्वपूर्ण संगठन है। ये देखिए कि संसद पीवी है क्या, एक महत्वपूर्ण संगठन है जो संसद भवन के फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और मीडिया से संबंधित कामों का संचालन करते हैं। उनके सीईओ कौन बनाए गए हैं, उत्कल सिंह जी बनाए गए हैं, उत्पल कुमार सिंह जी बनाए गए। उनकी नियुक्ति से इस विभाग में कार्यकुशलता और तकनीकी सुधार की उम्मीद की जा रही है। यह निर्माण संसद के प्रभावी जनसंपर्क और सूचना प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, भारत में सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कानूनी सहायता मजबूत करने के लिए कौन सी योजना नालसा द्वारा की गई है? तो नालसा द्वारा जो बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है वीर परिवार सहायता योजना। वीर परिवार सहायता योजना किसके लिए, नालसा के तहत इस योजना को बनाया गया। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि वीर परिवार सहायता योजना, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा ने वीर परिवार सहायता योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य देश के सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को मुफ्त सशक्त कानूनी सहायता प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है जो देश की सेवाओं में लगे हुए हैं या फिर थे, ताकि उन्हें उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा में मदद मिल सके। योजना के तहत जिला, राज्य, केंद्रीय सैनिक बोर्डों के माध्यम से कानूनी सहायता क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई लोक अदालत, ऑनलाइन मध्यस्थता जैसे डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया गया है। इस पहल से सैनिकों और उनके परिवारों को न्याय तक पहुंच आसान होगी और उनकी सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी। क्योंकि क्या होता है, जितने हमारे सैनिक होते हैं ये बॉर्डर पर होते हैं, तो ये अपने परिवार को उतना टाइम नहीं दे पाते, इसी के चलते ये योजना शुरू की गई है। देखते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज जो कि है तमिलनाडु से रिलेटेड। भारत ने तमिलनाडु में अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल प्रशिक्षण किया है। इस कोच का प्रशिक्षण कहाँ किया गया, तो ये किया गया है चेन्नई तमिलनाडु में। कहां पर किया गया है, चेन्नई तमिलनाडु में। से रिलेटेड देखते हैं कुछ। भारतीय रेल ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में देश की पहली हाइड्रोजन संचालित ड्राइविंग पावर कार का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव, कौन है हमारे रेल मंत्री, अश्वनी वैष्णव ने ट्वीट किया कि यह कोच 1200 एचपी की अक्षमता वाली है। इससे भारत हाइड्रोजन संचालित ट्रेन प्रौद्योगिकी में विश्व नेताओं की सूची में शामिल हो जाएगा। यह पहल भारत की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना का हिस्सा है, जिसके तहत हिल और हेरिटेज रूट्स पर हाइड्रोजन ट्रेन संचालित होने की योजना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, भारत ने जर्मनी में आयोजित 32वें FISU विश्वविद्यालय खेलों
में कुल 12 पदक जीते हैं। यह आयोजन किस देश में हुआ था? तो ये आयोजन कहां पर हुआ है? ये हुआ है जर्मनी में। कहां पर? जर्मनी में हुआ है। इसके बारे में देखते हैं कौन कौन से जो ये पदक हैं ये दिए गए हैं, तो आइए देखते हैं इनके बारे में। भारत ने जर्मनी के रहीनो रूहार क्षेत्र में 16 जुलाई से 27 जुलाई 2025 तक आयोजित 2025 FISU समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कुल 12 पदक, 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रोंज जीते हैं। 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रोंज जीते हैं। भारत ने प्रतियोगिताओं में 20वीं स्थिति प्राप्त की। गोल्ड मेडल्स 2 पदक जीते हैं। कौन कौन से? एक तो परनीत कौर ने जीता और एक तो परनीत कौर और कुशाल ने जीता, दोनों ने मिलकर मिक्स में जीता है। किसमें? तीरंदाजी में। और दूसरा जो जीता है साहिल जाधव ने जीता है। साहिल जाधव ने जीता है, वो भी तीरंदाजी में जीता है। तो ये थे गोल्ड मेडल। सिल्वर मेडल किसने जीते हैं? तो वो जीते हैं परनीत कौर ने वुमेन्स इंडिविजुअल कंपाउंड आर्चरी में, कोसाल दलाल और साहिल जाधव, ऋतिक शर्मा ने मेंस कंपाउंड आर्चरी टीम में जो कि तीरंदाजी में है। तीसरा है परवीन चित्रवाल ने मेंस ट्रिपल जंप में जो कि एथलीट्स हैं, और सीमा ने वुमेन्स 5000 मीटर एथलीट्स में, और अंकिता दहिया ने वुमेन्स 3000 मीटर स्टेपलेसेस में ये सिल्वर पदक जीते हैं। गोल्ड मेडल किसने जीते हैं? परनीत कौर कुशाल ने पहला जीता है कि मिक्स था, जो कि मिक्स टीम के लिए, और साहिल ने दूसरा जीता जो कि इंडिविजुअल था तीरंदाजी में। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रोंज भी देखते हुए चलते हैं। 5 पदक किस किसने जीते हैं? तो ब्रोंज जीता है जो कि पहला किसने? इंडिया मिक्स टीम बैडमिंटन सन्निहित धन्याद ने, फिर दूसरा सतीश ने, तीसरा वैष्णवी ने, फोर्थ वैष्णवी, तस्नीम मीर और देविका वर्षानी, विश्वनाथ श्री ने, विश्वनाथ अधाकर वोम सिंगल में। सॉरी यार ये तो गड़बड़ हो गया। 72। अच्छा, इस वाले पोर्शन को हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये सारा थोड़ा इंग्लिश में जो भी लिखा हुआ है इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो मैं ब्रोंज का आपको कल बताती हूँ। ये वाला थोड़ा गलत हो गया है क्योंकि थोड़ा टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गई और सब कुछ मिक्सअप हो गया। दिव्या देशम ने साथी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो इसके लिए माफी चाहेंगे और हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। दिव्या देशम ने साथी भारतीय कोनेरू हम्पी को हराकर, दिव्या देशमुख ने, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था कि दिव्या देशमुख ने कोनेरू हम्पी को हराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो आइए देखते हैं, दिव्या देशमुख ने साथी भारतीय कोनेरू हम्पी को हराकर FID FIDE महिला विश्व कप 2025 जीता। यह उपलब्धि उन्होंने किस देश में की है? तो ये की है उन्होंने कहां पर? जॉर्जिया में। कहां पर? जॉर्जिया में। आइए देखते हैं, दिव्या देशमुख जो कि 19 वर्ष की है, भूटानी जॉर्जिया में आयोजित फीडे महिला विश्व कप, कौन सा? फीडे महिला विश्व कप 2025 का फाइनल दर्जा हासिल करते हुए अनुभवी खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को रैपिड टाई ब्रेक में हराया है। इस जीत के साथ दिव्या बनी है भारत की पहली फीडे महिला विश्व कप विजेता। पहली फीडे महिला विश्व कप विजेता बनी है दिव्या देशमुख। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज है हमारी, आइए देखते हैं। तुर्की ने हाल ही में अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून ब्लैक 4 का अनावरण कब किया? तो इन्होंने जो अनावरण किया है वो क्या है? जुलाई 2025 में। जुलाई 2025 में इन्होंने इसका अनावरण किया है। ये कौन सा है? जो ये टाइफून ब्लॉक 4 तुर्की द्वारा विकसित की गई पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे जुलाई 2025 में सार्वजनिक रूप से रॉकेटसान द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह मिसाइल मैच 5 से अधिक की गति में उड़ान भर सकती है, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना बहुत कठिन हो जाता है। 1000 किलोमीटर से अधिक की रेंज को कवर कर सकती है और तुर्की में राजनीतिक मारक अक्षमता को काफी बढ़ावा देती है। यह मिसाइल संभावित रूप से नाटो और रूस जैसे
प्रतिस्पर्धी सैन्य समूहों के बीच शक्ति संतुलन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस प्रशिक्षण का काला सागर के तट पर सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की न्यूज। काफी लंबा आज का सेशन हो गया है, तो आइए अभी हम एक बार अपना स्टेट भी देख लेते हैं। हमारा आज का स्टेट है मणिपुर। जिस मणिपुर को देखते हुए चलते हैं, यह है मणिपुर का मैप, और आइए मणिपुर का परिचय करते हैं। राज्य का नाम है मणिपुर। स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 में। राजधानी इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। राज्यपाल है अनसुईया उइके और मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह वहां के मुख्यमंत्री हैं। क्षेत्रफल कितना है इसका, तो 22,327 वर्ग किलोमीटर वहां का क्षेत्रफल है। जनसंख्या लगभग 28 लाख है 2000 के अकॉर्डिंग। जनजातीय आबादी 35% है। आधिकारिक भाषा क्या है, तो मणिपुरी बोली जाती है, जिसे मीतेई बोलते हैं। अंग्रेजी, थाडो और पायोमी, तांगखुल, कुकी, ये नागा आदि वहां की भाषाएं हैं। जो भौगोलिक स्थिति है वो देखते हुए चलते हैं। भौगोलिक स्थिति अगर आप देखना चाहे तो ये हैं अनसुईया उइके और ये हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री, और ये हैं यहाँ के गवर्नर। कौन है, अनसुईया उइके, और ये हैं एन बीरेन सिंह। अनसुईया उइके हैं और ये एन बीरेन सिंह जो कि मुख्यमंत्री हैं। आइए देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। जो हमारा सेशन अभी चल रहा है स्टेट का, वो 7 सिस्टर का चल रहा है। पहले मैंने अरुणाचल पढ़ाया आपको, फिर पढ़ाया आपको सिक्किम, इसके बाद कल हमने पढ़ा था नागालैंड, और आज हम पढ़ रहे हैं मणिपुर। तो ये कौन से 7 सिस्टर्स को मैंने किया, जिससे कि पश्चिम के जितने भी स्टेट है उन्हें हम कवर करते हुए चलेंगे। इसके बाद अदर स्टेट को देखेंगे। तो पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। पूर्व में म्यांमार से सटा हुआ है। उत्तर में नागालैंड, पश्चिम में असम और दक्षिण में मिजोरम है। लोकटक झील, यहाँ की जो लोकटक झील है उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये क्वेश्चन काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकटक झील कहाँ पर स्थित है, तो ये मणिपुर में स्थित है, और ये उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीपीएससी एसआई में पूछा भी गया है। कौन सा, कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन एग्जाम के अकॉर्डिंग। जो लोकटक झील पर स्थित है, कहां पर, लोकटक झील पर स्थित है। ये कहां पर है, लोकटक झील पर स्थित है। ये संगाई हिरन ब्रो एंटर डियर का घर है, जो मणिपुर का राज्य पशु है। नेक्स्ट है जनजाति और संस्कृति। क्या क्या प्रमुख जनजातियां, मीतेई जो कि मणिपुरी बोलते हैं, नागा, कुकी, पाओइम, जोई आदि यहाँ की जनजातियां हैं। मीतेई समुदाय इम्फाल घाटी में रहती है, जबकि नागा और कुकी पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है। जो नागा और कुकी जनजाति है वो पहाड़ों में रहती है, और जो मीतेई है वो इम्फाल घाटी में रहती है। रासलीला क्या है, कृष्ण की लीलाओं पर आधारित प्रसिद्ध मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है रासलीला। लोक नृत्य कौन सा है, तो तांगता मार्शल आर्ट है। पोंगल, लाई, हरोबा आदि वहां के क्या है, लोक नृत्य है। नेक्स्ट चलते हैं, अर्थव्यवस्था और कृषि देखते हैं। प्रमुख फसलें वहां पर होती हैं चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, ये वहां की प्रमुख फसलें हैं। प्रमुख फसलें कौन कौन सी है वहां की, चावल, गन्ना, गेहूं, और हाथ से बने जो बुनाई और बांस के उत्पाद वहां के लिए प्रसिद्ध हैं। लोकटक हाइड्रो प्रोजेक्ट क्या है, ये मणिपुर की ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा स्रोत है, लोकटक हाइड्रो प्रोजेक्ट। देखते हैं रणनीतिक महत्व क्या है। मणिपुर की भारत म्यांमार सीमा लगभग 400 किलोमीटर है। यह क्षेत्र एक ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत की पूर्वोत्तर से दक्षिण पूर्व एशिया की ओर कनेक्टिविटी के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पूर्वी के मोहरे शहर से म्यांमार के तामू तक इंडिया म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग प्रस्तावित है। नेक्स्ट देखते हैं सुरक्षा और उग्रवाद क्या है। यहाँ पर मणिपुर में समय समय पर नागा कुकी विवाद चलता रहता है। उग्रवाद और अफसपा जो कि सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का मुद्दा रहा है। 2023-24 में जातीय हिंसा जैसे कि मीतेई, कुकी समुदाय के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा है। शिक्षा और संस्थान, मणिपुर विश्वविद्यालय है वहां पर जो कि इम्फाल में स्थित है। NIT मणिपुर, RIMS जो कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है। तो ये थे
मणिपुर के बारे में एक बार राष्ट्रीय पशु देख लेते हैं जो कि शिरोही लिली है। राज्य पक्षी मणिपुर बयाना है। राज्य पशु संगाई है। राज्य वृक्ष उइन है और अंतरराष्ट्रीय सीमा म्यांमार से साझा करता है। ये था हमारा मणिपुर से रिलेटेड न्यूज और आज की करंट अफेयर और हमारा पॉलिटी का पोर्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत,